नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल, भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर खरीदने और बेचने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार ठकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊं। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गाय से हमारा काम नहीं चल रहा। ये गाय बेच आऊंगा और नई गाय खरीद लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी लेते आना। मैंने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की पत्नी ने उसे 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की ओर चल पड़ा। नदी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नदी किनारे एक गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर के लिए गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे थे। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे। सब कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींग वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़े चली आ रही है। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मारी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी भयानक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब तो वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में भी अभी काफी समय है। क्या अपनी बूढ़ी गाय वापस लेने मुझे गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सिर भी काट कर इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी तेज रफ्तार में एक घुड़सवार वहां आया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप समय पर ना आते तो वो गाय और भूतनी पता नहीं मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसने नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया, लेकिन उस रात नदी किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकुओं ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी।
तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं ही इस गौशाला में आदमी और गाय बैल होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई। कालीपुर गांव में कोई भी गोरी चमड़ी का व्यक्ति नहीं रहता था और इसका कारण थी काली चुड़ैल। रात के काले अंधेरे में गांव के आसपास उसी का राज था। उसकी हंसी सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। एक बार की बात थी। पुष्पा और प्रिया नाम की दो लड़कियां किसी गांव जा रही थीं। अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। अरे यार, अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? चल ट्राई करते हैं। कैसे भी करके इस खटारा को शुरू करना पड़ेगा। चल। हाँ यार, चल। जैसे ही पुष्पा और प्रिया ने जमीन पर कदम रखा, अचानक सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। बहती हुई हवाएं रुक गईं। सब कुछ एकदम थम सा गया। यार, ये जगह कुछ अजीब सी है। हाँ यार, एकदम शांत शांत। शायद हमें गाड़ी में ही बैठना चाहिए था। जाने दे, पहले इस गाड़ी को बनाते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ। दोनों लड़कियां गाड़ी बनाने में जुट गईं कि अचानक प्रिया को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पीछे मुड़ी। क्या हुआ? मुझे लगा यहाँ कोई था। तेरा वहम होगा। हाँ। प्रिया फिर से गाड़ी के बोनेट को देखने लगी कि अचानक उन दोनों को कोई छू कर गया। दोनों की चीख निकल गई। मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कोई है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ काली चुड़ैल। काली चुड़ैल? हाँ, काली चुड़ैल। काली चुड़ैल उन दोनों के सामने आ गई और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। भाग भाग प्रिया, वो देख, कोई आश्रम लगता है, वहाँ चल। दोनों लड़कियां भागते भागते आश्रम में पहुँच गईं। वो दोनों हाँफ रही थीं कि तभी वहाँ एक साधु आ गया। ये लो बेटा, पानी पियो। वो काली चुड़ैल? मैं सब जानता हूँ बेटा। वो हमें मार देगी, मार देगी। जब तक तुम दोनों इस आश्रम में हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। साधु की बात सुनकर पुष्पा और प्रिया थोड़ा शांत हुए। वो कौन है और हमें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि तुम दोनों रंग से गोरी हो। मतलब? कुछ 100 साल पहले वो जो काली चुड़ैल है वो जिंदा थी। उसका नाम काली था। काली अपने नाम की तरह ही काले रंग की थी। उसे अपने रंग से कभी कोई गिला शिकवा नहीं था। वो खुश थी। अरे काली, तू हल्दी चंदन लगाएगी तो तेरा रंग निखर जाएगा। अरे दादी, कोयला कभी सफेद हुआ है क्या? भगवान को अगर मुझे गोरा बनाना होता तो मैं पैदा ही गोरी होती, पर मैं तो काली हूँ। अभी तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं, पर जब तेरी शादी की बारी आएगी तब समझेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। काली को कई लड़कों ने ठुकरा दिया। माँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। इसका रंग तो कोयले की तरह काला है। लड़कों की ये बातें सुनकर काली को अपने काले रंग पर भी गुस्सा आने लगा। अब वो अक्सर अपनी दादी की गोद में बैठकर रोया करती थी। रो मत, तेरे लिए भी भगवान ने कोई न कोई जरूर बनाया होगा। तू धीरज रख। हर कोई मेरे काले रंग को लेकर मुझे ठुकरा देता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ दादी? तू तो बहुत अच्छी है काली। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तेरी खूबसूरती नहीं देख सकते। काली की दादी अक्सर उसे अच्छी अच्छी बातें बोला करती थी। फिर एक दिन काली के लिए काले लड़के का रिश्ता आया। उसका नाम भीम था। काली खुश थी कि आखिर कोई तो है जो उससे शादी करेगा। काली और उसकी दादी शादी की तैयारियों में जुट गई। कुछ महीनों बाद अचानक काली और उसकी दादी को पता चला कि भीम किसी और से शादी कर रहा है। काली और उसकी दादी दौड़ते हुए शादी के मंडप में जा पहुँचे। हे भगवान, बेटा, तूने वादा किया था कि तू मेरी काली से शादी करेगा। वो तो पहले की बात है। अब मुझे इस गोरी लड़की का रिश्ता आया है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। तुम इससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।
काली ने भीम का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। भीम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए काली को धक्का मारा और वो जमीन पर गिर गई। आसपास खड़े हुए लोग काली के इस तमाशे पे हंस रहे थे। ये देखकर काली भड़क गई और चीख उठी, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। आज के बाद तुम सब के सब रोओगे। अपने गोरे रंग पे बहुत नाज है ना, अब यही गोरा रंग तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इतना बोलकर काली सामने रखे हुए अग्नि कुंड में कूद गई और जलकर मर गई। और तब से काली चुड़ैल बन गई और उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने कई गोरे रंग वाले लोगों को मार दिया और उसके बाद तो मानो गांव वाले सहम गए और जितने भी लोग गोरे थे वो सब इस गांव को छोड़कर दूर चले गए। पर बाबा, क्या काली चुड़ैल का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, पर बहुत कठिन है और वो बस वही कर सकता है जो काली चुड़ैल के शिकार से एक बार बच चुका हो, जैसे तुम दोनों। हमें क्या करना होगा? इस आश्रम में एक वज्र से बना हथियार है। वो देवी माता के प्रिय हाथी की हड्डियों से बना है। उसे सालों की साधना से सिद्ध किया गया है। तुम दोनों अगर उस हथियार से काली चुड़ैल पर प्रहार करोगी तो उसका अंत निश्चित है। पर क्या हम कर पाएंगी? तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। उस काली चुड़ैल ने तुम दोनों को देख लिया है। वो यहीं आसपास तुम दोनों का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही तुम इस मठ से बाहर गए वो तुम पे हमला जरूर करेगी। बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम काली चुड़ैल का अंत जरूर करेंगे। साधु ने देवी की मूर्ति के चरणों में रखे वज्र के हथियार को दोनों लड़कियों को दिया और उन दोनों के माथे पे कुमकुम भी लगा दिया। विजयी भवा। वो हथियार लेकर जैसे ही दोनों लड़कियां अपना पैर आश्रम से बाहर रखती हैं, वापस पहले की तरह शांति फैल जाती है। वो देख वहाँ आ गई मेरा शिकार बनने। मैं इसको उलझाती हूँ, तू हमला कर देना। अरे वो साधु बाबा ने बोला था कि इस काली को कई लड़कों ने ठुकरा दिया था। अच्छा है हम दोनों गोरे हैं, हमें कोई नहीं ठुकराएगा। ये सुनकर काली चुड़ैल भड़क गई। अच्छा, तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया। हाँ, हूँ मैं काली, पर तुम दोनों का गोरा रंग तुम दोनों का दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन! काली चुड़ैल गुस्से में पुष्पा की ओर बढ़ने लगी। काली चुड़ैल ने पुष्पा का गला दबा दिया और बस इसी समय प्रिया ने वो काली चुड़ैल पर वज्र के हथियार से हमला कर दिया। हथियार चुड़ैल में घुसते ही वो चीखने लगी। चुड़ैल पिघल के उस वज्र के हथियार के अंदर समा गई। पुष्पा और प्रिया ने चैन की सांस ली। उन दोनों ने वह वज्र का हथियार साधु महाराज को लौटा दिया। उन दोनों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि कई और गोरे रंग के लोगों की भी जान बचा ली। इस तरह काली चुड़ैल का अंत हो गया।